आज हम सभी 9th क्लास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे जो उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। यहाँ लिबरल उदारवादी को कहा गया है और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी को कहा गया है, और रेडिकलवाद का आमूल परिवर्तन से हम लोग जानते हैं। तीनों के बारे में बताया गया है। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उदारवाद क्या है? यह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जाता है। जॉन लॉक का उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक का तस्वीर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं रेडिकल। रेडिकल समूह के लोग प्रोटेस्ट, हड़ताल और स्लोगन में विश्वास करते थे। वे अपने भारतीय सांस्कृतिक और हिंदुइज्म की बढ़ावा करने में विश्वास करते थे। रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रगनुभवों के आधार पर करती थी। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन की पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव होने लगा। 20वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतर के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूर बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरह बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का 1888 में जन्म हुआ था और
1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में नए तर्क पेश किए। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था, जब तक निजी पूंजीपति किसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कार्ल मार्क्स का तस्वीर दिखाया गया है। समाजवाद के लिए समर्थन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। एसडीपी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसा ही एक पार्टी का गठन किया गया था। एसडीपी का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फुल फॉर्म है। लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? रूढ़िवाद से क्या अर्थ है? कार्ल मार्क्स के बारे में लिखे। लेनिन कौन थे? ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से आप समझिए और आंसर का जवाब लिखिए। थैंक यू बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।